हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त को आगे पढ़ेंगे। हम प्रश्नावली 10A पढ़ चुके हैं और 10 भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले अभाज्य, भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनफल और गुणनखंड वृक्ष ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अभ्यास को हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसके अपवर्तक एक व संख्या स्वयं होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे संख्या जिसके अपवर्तक मतलब जो संख्याएं इसको विभाजित कर सकती है, उसे काट सकती हैं। तो अपवर्तक क्या होते हैं? संख्या से हमेशा छोटे होते हैं। तो हम देखेंगे कि संख्या के अपवर्तक केवल यहाँ पे हम लिख सकते हैं केवल एक और वो संख्या स्वयं हो, तो हम उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब किसी संख्या को अगर केवल एक विभाजित कर सकता है और वो संख्या विभाजित कर सकती है और कोई भी संख्या उस संख्या को विभाजित नहीं कर सकती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 है, उदाहरण में हम ले सकते हैं 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 को एक विभाजित कर सकता है, यानी 5 का जो अपवर्तक होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा 1। और उसके अलावा हम देखेंगे कि ना तो 2 इसको विभाजित कर सकता है, मतलब 2 इसका अपवर्तक नहीं होगा। 3 भी इसको विभाजित नहीं कर सकता है, मतलब 3 भी इसका अपवर्तक नहीं होगा। और 4 भी 5 को विभाजित नहीं कर सकता है, तो 4 भी इसका अपवर्तक नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि 5 जो है इसे एक बार में विभाजित कर देगा, यानी 5 इसका अपवर्तक होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 की जो अपवर्तक है वो 1 है और वो संख्या खुद है। ठीक है, तो केवल 1 और वो संख्या खुद अगर इसके अपवर्तक होगी और इसके अलावा अगर कोई और अपवर्तक नहीं होगा, तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 भी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 को केवल 1 काट सकता है और 2 खुद को काट सकती है और कोई संख्या इसको नहीं काट सकती है। इसी तरीके से अगर हम 3 लेते हैं तो 3 को भी हम देखेंगे कि 1 काट सकता है, 1 विभाजित कर सकता है और 3 विभाजित कर सकता है। तो इस तरीके से 3 भी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 को अगर हम देखें तो 4 को हम देखें 1 विभाजित करेगा और इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 भी 4 को विभाजित कर सकता है, 2 4 को काट सकता है, 2 बार में विभाजित कर देगा ये। तो इस तरीके से 2 विभाजित करेगा और इसको 4 भी विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके हमें 3 अपवर्तक मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है और एक 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या में केवल 2 ही अपवर्तक मिलेंगे, एक तो हमें 1 मिलेगा और एक खुद वो मिलेगा। मतलब कि अगर हम 4 को देख रहे हैं तो हमें 4 मिलना है और 1 मिलना है, और इसके अलावा कोई मिल गया तो उसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इस तरीके से जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 5 को हम देख लेते हैं, 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 को 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है। आगे हम देखेंगे तो 7 अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम आगे अभाज्य संख्याओं को देख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनको केवल 1 विभाजित करेगा और वो संख्या खुद विभाजित करेगी और कोई संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 अपवर्तक होते हैं, एक होगा और एक वो संख्या खुद होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें 2 अपवर्तक मिलेंगे, इसमें हमें 2 से अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम 4 को देख रहे थे, तो अगर हम 4 को देखें तो इसके अपवर्तक हमें कितने मिलेंगे, 4 के अपवर्तक अगर हम देखें तो हमें 1 मिलेगा, 1 4 को विभाजित कर सकता है, इसके अलावा 2 भी 4 को विभाजित कर सकता है। ठीक है, 2 से आप 4 को विभाजित कीजिए तो देखिए 2 बार में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो इस तरीके से 2 भी क्या करेगा, 4 को विभाजित कर सकता है। इसके अलावा 3 नहीं करेगा, लेकिन 4 अपने आप को खुद को विभाजित कर सकता है एक बार में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 के 2 से अधिक अपवर्तक हैं। यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, 3 अपवर्तक मिल रहे हैं, 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए 4 जो होगा वो एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 4 भाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें अगर 6 को, तो 6 के अपवर्तक अगर हम देखते हैं तो 6 के अपवर्तक में हम देखेंगे 1 जो होगा
वो 6 को विभाजित करेगा। एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है तो 6 का भी होगा। इसके अलावा हम देखें तो 2 भी 6 को विभाजित करेगा। दो संख्या भी जो है 6 को विभाजित करेगी। इसको आप देख सकती हैं, अगर आप 6 को 2 से विभाजित कीजिएगा तो 3 बार में 6 आ जाएगा और 6 पूरी तरह से विभाजित हो गया है, यानी 6 जो है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसके बाद देखिएगा 3 भी 6 को विभाजित कर रहा है, यानी 3 भी इसका अपवर्तक हो गया है। और इसके बाद हम देखें तो 4 नहीं कर पाएगा, 5 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 6 कर देगा। यहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि हमें 4 अपवर्तक मिल रहे हैं, तो 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए 6 भी जो होगी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमें कोई भी संख्या दी हुई है तो इसको हम पता कर सकते हैं कि वो भाज्य है या अभाज्य है। अगर 2 अपवर्तक होंगे तो अभाज्य हो जाएगी, अगर 2 से अधिक अपवर्तक होंगे तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, तो एक पॉइंट है यहाँ पे नोट करने लायक कि एक संख्या जो है, संख्या 1 जो है, ये ना तो भाज्य है, ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा कि एक के अपवर्तक कितने होंगे, तो एक का अपवर्तक अगर आप देखती हैं तो क्या हो जाएगा, आपको उसका अपवर्तक मिल जाएगा एक तो सबका अपवर्तक होता है। फिर उसके अलावा अगर आप और देखिएगा तो वो संख्या खुद को विभाजित कर सकती है, तो वो संख्या तो खुद एक है, तो एक खुद को एक विभाजित कर पाएगा, यानी हमें अपवर्तक केवल एक ही मिल रहा है, ठीक है। हमें एक के अलावा और कोई एक का अपवर्तक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाज्य संख्या में हमें 2 अपवर्तक मिलेंगे, अभाज्य में हमें 2 मिलेंगे और भाज्य में 2 से अधिक मिलेंगे। तो कहीं यहाँ पे एक की बात नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो कोई भी हमें संख्या दी होगी और उससे का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें एक संख्या दी हुई है 12 और इस 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले 12 को छोटी संख्याओं में तोड़ेंगे, 2 संख्याओं के गुणनफल में तोड़ कर देखते हैं। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 6 के रूप में। इसके अलावा आप लोग और भी जैसे कि 4 गुणे 3 में भी तोड़ सकती हैं, 4 गुणे 3 भी 12 हो जाएगा, 4 ताई 12, या फिर और भी इस तरीके से आप तोड़ सकती हैं। अगर संख्याएँ हैं तो कोई संख्या दी हुई तो उसको एक से अधिक तरीके से तोड़ सकती हैं। तो इस तरीके से हम 12 को 2 गुणे 6 के रूप में तोड़ दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो दोबारा और संख्या में नहीं टूट पाएगा, ठीक है। 2 को और हम संख्याओं के गुणे के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 6 को हम यहाँ तोड़ सकते हैं। 6 को अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब 2 को हम नहीं तोड़ पाएंगे, फिर इस 2 को भी नहीं तोड़ सकते और ना ही 3 को और संख्या के गुणे के रूप में तोड़ सकते हैं। तो अब इतना हम छोड़ देंगे और ये जो हमें संख्या मिलेगी, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, मतलब इस संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं, गुणे के रूप में लिख दिए हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणे के रूप में अगर हम लिखते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो इस तरीके से संख्याएं दी हुई है तो उनका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो 72 में आप देखिए 72 को आप तोड़ सकती हैं 9 गुणे 8 के रूप में, ठीक है। 9 से 72 होता है तो 9 गुणे 8 के रूप में तोड़नी। फिर आप 9 को दोबारा चाहें तो 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकती हैं, ठीक है। 9 को आप 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ लेती हैं और 8 को मान लीजिए वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अब 3 तो फिर दोबारा नहीं टूट पाएगा, 3 अब और नहीं टूट सकता है क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। और अब 8 को देखिएगा तो 8 को आप तोड़ सकती हैं, तो 8 को तोड़ते हैं, इसको हम लिख देते हैं 3 गुणे 3 और 8 को आप लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख दीजिए 2 गुणे 4, लिख सकती है ना, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर जो अब 3 है, ये 3 और ये 2, इन सभी को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जो 4 है इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 2। तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं हमें, अब देख रहे सारी संख्याएं क्या है, सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब हम 72 को
यहाँ 72 को अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख दिया, तो इस तरीके से 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने की एक भाग विधि भी है। ठीक है, तो अगर आपको दिया जाएगा कि भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है, भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड अगर निकालने को कहा जाएगा तो आप कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आपको लासा लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अब 12 लिए हैं इसी को हम भाग विधि से निकाल कर देखते हैं। तो 12 का हम देखते हैं भाग विधि से, तो एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कोई छोटी संख्या जो 12 को विभाजित कर सकती है, तो 2 12 को विभाजित कर सकता है, तो 2 से इसको विभाजित करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 बार में विभाजित होगा, तो जितने बार में विभाजित होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और जिससे विभाजित करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। 2 से विभाजित कर रहे हैं और विभाजित करने के बाद हमारे पास 6 आ गए, तो नीचे लिख दिए हम। अब 6 आ गए तो देखेंगे कि 6 किससे विभाजित हो सकता है, सबसे छोटी संख्या देखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जो 6 को विभाजित कर सकती है वो है 2, तो हम 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखेंगे 3 किससे विभाजित हो सकती है, तो 3 जो है 3 से ही हो पाएगी, और कोई संख्या तो कर नहीं पाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब नीचे 1 आ गया तब हमारा जो ये भाग विधि था, एलसीएम था, जो हमारा कंप्लीट हो गया। तब हम लिख सकते हैं इस 12 को हम लिख सकते हैं, जितनी भी संख्याएं इधर होगी सारे को हम गुणे के रूप में लिख देंगे। तो इधर आप देखिए क्या क्या है, इधर 2 है, फिर यहाँ पे 2 है तो गुणे लगा के लिखेंगे ना, फिर यहाँ पे 3 है तो उसको गुणे में लिख देंगे। तो ये जो हमें संख्या मिलेगी ये क्या हो जाएगी, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे मतलब कि वही आंसर यहाँ पे भी आया है, तो इस तरीके से हम निकाले और यहाँ पे भाग विधि से निकाले हैं। तो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाग विधि से ही निकालिए, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। आगे हम देखते हैं गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे आपको संख्याएं दी होंगी और उन संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष बनाना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 24, ठीक है, इस 24 का हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है, तो 24 को हम 2 संख्याओं में तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 24 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 12 के रूप में। ठीक है, 2 गुणे 12 तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं 6 गुणे 4 के रूप में, 6 चौकों भी 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इसको 3 गुणे 8 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, तभी यहाँ पे 24 मिल जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरे तरीके से तोड़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे तोड़ सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो अब ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो एक हिस्से में हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और दूसरे हिस्से में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब हमें जो संख्याएं मिली हैं, अब हम देखेंगे कि क्या फिर से वो तोड़ी जा सकती हैं, 2 संख्याओं में यहाँ पे विभाजित की जा सकती हैं। तो हम देखेंगे कि 6 को फिर से हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 के रूप में। इसलिए इस संख्या को फिर से हम तोड़ सकते हैं, ये 2 हिस्से में हम बांट लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और फिर ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये संख्या जो है ये 2 हिस्से में तोड़ी जा सकती है नहीं, तो 4 को हम तोड़ सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के रूप में। तो इस तरीके से 4 को विभाजित कर लेंगे 2 हिस्से में, यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर 2। अब हम देखेंगे कि जो संख्याएं मिली हैं क्या फिर से वो छोटी संख्याओं में तोड़ी जा सकती हैं। तो 2 को हम नहीं विभाजित कर सकते हैं, ना ही 3 को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे अब ये संख्याएं विभाजित नहीं की जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये गुणनखंड वृक्ष में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वृक्ष की तरह है, जैसे आप वृक्ष में देखती हैं कि नीचे एक तना होता है और ये तना जो है आगे जाके 2 हिस्सों में या कई हिस्सों में बढ़ जाता है, फिर ये जो एक तना है फिर आगे बढ़ जाके दोबारा कई हिस्से में बढ़ जाता है और ये वाला भी जाके बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है 2 चीज़ों में या कई चीज़ों में बढ़ती जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, एक जो है उसको 2 हिस्से में बांट रहे हैं, फिर जो मिल रहा है फिर दोबारा उसको 2 हिस्से में बांट रहे हैं, यहाँ पे भी बांट रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमें एक वृक्ष की तरह मिल जा रहा है, वृक्ष की तरह यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो आप लोग अपनी कॉपी में भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा लिख लीजिएगा, उसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा, जैसे कि अभी हम पहले करवाए थे। और इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में अभ्यास 10 भी सॉल्व करेंगे।